Now we see on the basis of the structure of the drug, है ना। हम सभी जानते हैं कि जो ड्रग है अल्टीमेटली दीज आर केमिकल्स। अल्टीमेटली क्या है? दीज आर द केमिकल्स। और यदि ये केमिकल्स है तो इन केमिकल्स का कोई ना कोई एक पर्टिकुलर क्या होगा? These chemicals will have a certainly any specific structure, है ना। इनका क्या होगा? इन केमिकल्स का स्ट्रक्चर भी होगा। तो जो ड्रग है, ऐसी ड्रग जिनमें कोई कॉमन स्ट्रक्चर होता है, जिन ड्रग्स में कोई एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है, उन सारी ड्रग को एक क्लास में क्या किया जाता है? क्लासिफाई कर दिया जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग बात करें तो यहां पर एक मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं और ये जो स्ट्रक्चर है ये है, इसे हम लोग कहते हैं सल्फोनामाइड स्ट्रक्चर, है ना। इसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट अ सल्फोनामाइड, है ना। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं सल्फोनामाइड। वी कॉल इट अ सल्फोनामाइड स्ट्रक्चर। तो ऐसी ड्रग, खासकर सल्फोनामाइड जो है, दीज ड्रग बिलोंग टू अ एंटी माइक्रोबियल कैटेगरी, है ना। जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स होती है उनमें ऐसी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जिनमें ये जो सल्फोनामाइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, यहां पर 2 एमाइड है ना। NH2 हम जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा भी है, अमाइड ग्रुप कहलाता है। तो इस तरीके से जिन ड्रग्स में सल्फोनामाइड स्ट्रक्चर होता है, ऐसी ड्रग्स को हम लोग सल्फोनामाइड ड्रग्स कहते हैं। कलेक्टिवली उन्हें हम लोग क्या करते हैं? कलेक्टिवली उन्हें हम सल्फोनामाइड ग्रुप में प्लेस कर देते। क्यों? क्योंकि उन सारी डिफरेंट टाइप की जो ड्रग है जिनमें भी सल्फोनामाइड रिंग होगी, उन्हें हम लोग सल्फोनामाइड ड्रग्स कहेंगे। उसी तरीके से यदि हम लोग बात करें, एक और स्ट्रक्चर है, यहां पर ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं इमिडाजोल, है ना। इसे हम लोग कहते हैं इमिडाजोल रिंग, है ना। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग इमिडाजोल कहते हैं। जनरली इसे हम लोगों ने हेटेरोसाइक्लिक के एग्जांपल में पढ़ा है। ऐसी ड्रग्स जिनमें इमिडाजोल रिंग होगी, उन ड्रग्स को हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग क्लासिफाई कहां कर देंगे? इमिडाजोल डेरिवेटिव। और ऐसी ड्रग्स को हम लोग कहेंगे इमिडाजोल डेरिवेटिव। ठीक इसी तरीके से यदि हम लोग एक और स्ट्रक्चर देखें, है ना, दिस रिंग इज कॉल्ड द पायरिडिन रिंग। ये जो रिंग है, दिस रिंग इज कॉल्ड व्हाट? दिस रिंग इज कॉल्ड द पायरिडिन रिंग। तो ऐसी ड्रग जिनमें पायरिडिन रिंग होती है, ऐसी ड्रग को हम लोग पायरिडिन डेरिवेटिव यानी पायरिडिन ग्रुप में क्लासिफाई कर देंगे। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि ड्रग में पाए जाने वाले कॉमन स्ट्रक्चर के बेसिस पर उन ड्रग को हम लोग क्या करते हैं? सेम ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। तो इस तरीके से व्हेन द ड्रग्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन स्ट्रक्चर प्रेजेंट अमंग ऑल मेंबर्स आर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रग। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी हम लोग जो है ड्रग को क्लासिफाई कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर टारगेटिंग बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग। की मॉलिक्यूलर टारगेटिंग के बेसिस पर ड्रग को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं। नाउ वी सी द नेक्स्ट, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द ड्रग टारगेट, है ना। तो सबसे पहले ये जो ड्रग टारगेट है वो क्या है, उसको हम लोग समझते हैं, है ना। कि क्या होता है, हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी हुई है और इस सेल्स में जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं, वी कॉल देम अ बायोकेमिकल्स, है ना। और ये जो बायोकेमिकल्स है, ये बायोकेमिकल जनरली डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे ये बायोकेमिकल है, इन्हें हम लोग, इनमें से कुछ बायोकेमिकल्स को हम लोग एंजाइम्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, बिकॉज दोज आर एंजाइम्स। कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ बायोकेमिकल्स प्रोटीन नेचर के होते हैं और कुछ कार्बोहाइड्रेट नेचर के होते हैं और कुछ
फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारे बॉडी में जितनी भी प्रोसेसेस हो रही है, उन प्रोसेसेस में अल्टीमेटली ये एंजाइम्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जब भी कोई भी डिसऑर्डर होता है, कोई भी इलनेस होती है, तो अल्टीमेटली उस डिसऑर्डर और इलनेस में अल्टीमेटली ये जो बायोकेमिकल्स है, इन बायोकेमिकल्स का जो लेवल है, ये बायोकेमिकल का लेवल अल्टर हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर एंजाइम के ओवर एक्शन के कारण फाइनल प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, उस फाइनल प्रोडक्ट के कारण कोई डिसऑर्डर हमारे बॉडी में पैदा होना चालू हो गया। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रोटीन बन ही नहीं रहा। फॉर एग्जांपल, है ना, एक कॉमन सा एग्जांपल यदि हम लोग बात करें तो आपने जो है एल्ब्यूमिनिज्म के बारे में पढ़ा होगा, है ना। एल्ब्यूमिनिज्म, है ना, हम सभी जानते हैं कि हम सभी का स्किन का एक टोन या हमारे स्किन का एक कलर होता है ना। ये जो स्किन का जो टोन या हमारे स्किन का जो कलर होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक प्रोटीन जिसे कहते हैं मेलेनिन, जिसे हम क्या कहते हैं, मेलेनिन। ये आप सभी जानते हैं। और मेलेनिन हमारे स्किन के नीचे होता है। उस मेलेनिन का हमारे लेयर, हमारे बॉडी में कितना कंसंट्रेशन है, उसके बेसिस पर हमारा स्किन टोन डिसाइड होता है। पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि उनका जो स्किन का जो टोन होता है बिल्कुल ब्राइट वाइट जैसे दिखेंगे, है ना। उनके जो हेयर है वो भी बिल्कुल ब्लॉन्ड यानी गोल्डन रहेंगे, आईब्रोज भी गोल्डन, आईलैशेस भी गोल्डन, और पूरी बॉडी जो है बिल्कुल कैसे रहेगी, बिल्कुल सफेद टाइप की रहेगी, है ना। दूर से देखने में लगेगा कि कोई अंग्रेज आ गया है ना, ऐसा हमें दिखता है, ऐसा हमें लगता है। तो ऐसा क्यों है? दोज आर नॉट अंग्रेज, दोज आर इंडियन, है ना। बट ऐसा हमें क्यों लगता है या ऐसा वो क्यों है? क्योंकि जेनेटिकली उनके बॉडी में जो मेलानिन प्रोटीन है उसका बनना, उसका प्रोडक्शन कम हो गया या बंद हो गया है। और जब उसका प्रोडक्शन बंद हो गया है या उनके बॉडी में बनता ही नहीं है, कंजेनाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग बात करें, तो उनका स्किन का टोन हमारे स्किन टोन जैसा नहीं होगा कभी भी। तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन का फॉर्मेशन न होना। कौन सा प्रोटीन? दैट पर्टिकुलर प्रोटीन वी कॉल इट अ मेलानिन। ठीक इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है, ये कार्बोहाइड्रेट और फैट के ज्यादा बनने और कई बार न बनने से भी हमारे बॉडी में इलनेस या डिसऑर्डर होता है। तो यदि हमें यह पता है कि जो इलनेस या डिसऑर्डर है वो इनमें से किसके कारण है, किसके ज्यादा बनने या न बनने के कारण है, तो हम इन टारगेट के बेसिस पर ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ड्रग को डिस्कवर करते हैं, है ना। तो जो ड्रग हम इस तरीके से डिस्कवर करेंगे, वो ड्रग केवल और केवल जब वो ड्रग को हम कंज्यूम करेंगे, तो वो ड्रग यदि हमने केवल किसी एंजाइम को ब्लॉक करने के लिए बनाई है, एंजाइम की एक्टिविटी कम करने के लिए बनाई है, तो वो ड्रग केवल और केवल इस एंजाइम को ब्लॉक करेगी, इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोकेगी। इस तरीके से इस ड्रग का केवल एक फिक्स टारगेट पर ही इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, बाकी दूसरी जगह पर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। इससे क्या होगा? इससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इस तरीके से ड्रग टारगेटिंग करने से हमें थेरेप्यूटिक इफेक्ट अच्छा मिलता है और साइड इफेक्ट कम से कम होते हैं। तो इस तरीके से हम ड्रग को उनके टारगेट के बेसिस पर भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ड्रग टारगेट क्या होता है आप समझ गए होंगे कि ड्रग टारगेट क्या है। दीज आर द मैक्रोमॉलिक्यूल ऑन विच ड्रग प्रोड्यूस इफेक्ट और ऑन विच ड्रग प्रोड्यूस एक्शन, है ना। ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल जिन पर ड्रग क्या करती है, जिनके साथ में, जिनके साथ मिलकर, जिन्हें ब्लॉक करके, जिन्हें बढ़ाकर ड्रग क्या करती है, कोई पर्टिकुलर इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, टारगेट कहते हैं। तो इस तरीके से जो है ड्रग्स को उनके टारगेट के बेसिस पर भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो यहां पर ड्रग टारगेट से को कैसे पहचानती है, ड्रग टारगेट से बाइंड होकर इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करती है, इसी को अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे किसमें,
ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, जिसे हम लोग किसमें पढ़ेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे ड्रग टारगेट इंटरेक्शन में। सो नाउ वी सी ड्रग टारगेट एक्शन। अब ये ड्रग टारगेट एक्शन क्या है, अभी तक हम लोगों ने ड्रग कितने टाइप्स की होती है उसको अभी हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमने समझने की कोशिश की। अब हम लोग बात कर रहे हैं ड्रग टारगेट एक्शन। अब ये ड्रग टारगेट एक्शन क्या है, हम जानते हैं कि जो ड्रग हम लोग कंज्यूम करते हैं ये ड्रग सबसे पहले क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। सबसे पहले क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि ये ब्लड या दूसरे बॉडी फ्लूइड के थ्रू क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। तो इस तरीके से ड्रग का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जब इस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये हमारे बॉडी के लगभग सभी पार्ट्स में ड्रग पहुंचती है, और जब ये सभी पार्ट्स में ड्रग पहुंचेगी तो ये जो ड्रग है ये क्या होगी, ये अपना एक्शन शो करेगी। ये अपना एक्शन शो करेगी। तो ये जो एक्शन है ये ड्रग कैसे शो करती है, जो है ये ड्रग जो है ये अपना एक्शन कैसे शो करती है, उसको समझने के लिए ही हम लोग ड्रग टारगेट एक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। इन नटशेल यदि हम लोग बात करें तो हम यहां पर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि हम सभी कभी ना कभी बीमार जरूर पड़ते हैं, और जब भी हमें बीमारी होती है या बीमार पड़ते हैं तो बीमारी का जो सबसे प्राइमरी जो सिम्टम होता है वो होता है फीवर, है ना, कि हमें फीवर आ गया। अब जब फीवर आता है तो जनरली हम लोग पैरासीटामोल, क्रोसिन या कैल्पॉल जो है ये मेडिसिन हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो आपने देखा होगा कि यदि आपने क्रोसिन जैसी मेडिसिन जिसमें कि पैरासीटामोल होता है, जैसे ही आपने सही डोज डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब गई सही डोज को आप कंज्यूम करोगे तो उसके हाफ एन आवर के बाद में धीरे धीरे आपका जो फीवर है वो कंट्रोल हो जाएगा। धीरे धीरे जो फीवर है वो क्या होगा, वो कम होना चालू होगा। तो क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण से पैरासीटामोल टैबलेट खाने के साथ ही हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में ऐसा क्या होता है जिससे हमारा फीवर धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। या पैरासीटामोल या डाइक्लोफेनेक, अक्सर हम देखते हैं कि कई बार हमारी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, दर्द होता है, तब भी हम लोग पैरासीटामोल या पैरासीटामोल के साथ में डाइक्लोफेनेक या निमेसोलाइड जैसी जो टैबलेट है उसको हम लोग खाते हैं, और उसके खाने के कुछ समय के बाद में ही हमारी जो स्वेलिंग है या दर्द है या पेन है वो कम होना चालू हो जाता है। तो ये ऐसे सवाल शायद आपके मन में कभी ना कभी ये जरूर उठे होंगे। तो इन सारे सवालों का जो जवाब है वो हमें यहां पर मिल सकता है, इस चैप्टर में हमें मिल सकता है जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडेज लाइफ। तो यहां पर हम लोग ड्रग टारगेट एक्शन के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो ड्रग टारगेट एक्शन क्या है कि यदि हम लोग इसको ब्रीफली यदि डिस्क्राइब करें तो हम कह सकते हैं कि हाउ द ड्रग एक्ट, है ना, कि हाउ द ड्रग एक्ट्स, है ना। और हाउ द ड्रग एक्ट्स इसी को हम लोग पढ़ते हैं फार्मेकोडायनामिक में। इसे हम लोग किस में पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं फार्मेकोडायनामिक में। जो शुरुआत में हम लोगों ने फार्माकोलॉजी जो टर्म समझा था उस फार्माकोलॉजी में एक टर्म था फार्मेकोडायनामिक। तो फार्मेकोडायनामिक का मतलब ही ये होता है कि कोई भी ड्रग किस तरीके से अपना एक्शन या अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो यदि हम लोग यहां पर समराइज करें ब्रीफ में क्लास 12 के हिसाब से, क्योंकि अपने आप में जो फार्माकोलॉजी है बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, बहुत ही डिटेल सब्जेक्ट है, और ये जो फार्माकोलॉजी है ये फार्माकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है ड्रग के डिस्कवरी के लिए, क्योंकि बिना फार्माकोलॉजी के कोई भी ड्रग की डिस्कवरी या इन्वेंशन नहीं हो सकता, है ना। तो इसीलिए फार्माकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। फार्माकोलॉजी को बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है। फार्मेसी के स्टूडेंट इसको बड़े डिटेल में पढ़ते हैं, एमबीबीएस जो स्टूडेंट होते हैं वो इसे बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बीडीएस वाले, आयुर्वेदिक वाले ने, जो भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स है उनके लिए फार्माकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो सकता है, मतलब होता है। और आप जो स्टूडेंट अभी इस लेक्चर को सुन रहे हैं, यदि आप में से कोई स्टूडेंट
यदि मेडिकल या फार्मेसी में अपना कैरियर बनाना चाहता है तो उनके लिए ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आइए हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर चूंकि हम लोग क्लास 12th में पढ़ रहे हैं तो यहां पे बहुत डिटेल में, बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल पे हम लोग नहीं जाएंगे। बस हम लोग यहां पे कोशिश करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से जो ड्रग है, ड्रग अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो यहां पर जो ड्रग है वो जनरली दो प्रकार से, टू टाइप से अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है ना, बाय इंटरैक्टिंग एंजाइम, बाय इंटरैक्टिंग एंजाइम्स, बाय इंटरैक्टिंग एंजाइम्स और बाय इंटरैक्टिंग रिसेप्टर्स, है ना। तो जनरली जो ड्रग है वो दो प्रकार से अपना काम करती है, बाय इंटरैक्टिंग विथ एंजाइम्स एंड बाय इंटरैक्टिंग विथ द रिसेप्टर्स। तो आइए अब हम लोग एंजाइम्स क्या है या एंजाइम्स के कारण किस तरीके से कोई ड्रग अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है उसको हम लोग अब समझने की कोशिश करते हैं। सो ड्रग एक्शन थ्रू एंजाइम्स, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बहुत ही ब्रीफ में एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि इस एंजाइम के बारे में हम लोगों ने जो बायोमॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल में आपने एंजाइम्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो यहां पर हम लोग इसको यदि ऐसा कहे या समझे कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में भी रेगुलर, यानी हमारी जो बॉडी है, हमारे बॉडी का यदि हम कंपोजिशन देखें तो अल्टीमेटली आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ द मल्टीपल केमिकल्स, है ना। और हमारे बॉडी यानी लिविंग सेल में जो केमिकल्स होते हैं या बनते हैं या वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उन केमिकल्स को हम लोग बायोकेमिकल्स कहते हैं, है ना। यानी बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट जो केमिकल्स है उन्हें हम लोग बायोकेमिकल्स कहते हैं। ठीक जिस तरीके से लैब में आपने केमिस्ट्री में जो एक्सपेरिमेंट किया होगा उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम टू केमिकल्स को आपस में मिक्स करके उन्हें सुटेबल इन्वायरमेंट यानी टेम्परेचर प्रोवाइड करके हम रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। और कई बार आपने यह भी देखा होगा कि ए और बी जो कि रिएक्टेंट है, जब हम इन्हें आपस में मिक्स करते हैं और सुटेबल इन्वायरमेंट, चाहे वो टेम्परेचर हो या प्रेशर हो, वो प्रोवाइड करते हैं, तब यहां पर सी यानी प्रोडक्ट बनता है। लेकिन कई बार आपने ये देखा होगा कि इस सी प्रोडक्ट को बनाने के लिए समय ज्यादा लगता है। तो ऐसे केस में आपने सुना है कि यदि हम इस रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट ऐड कर दे, इस रिएक्शन में क्या ऐड कर दे, इस रिएक्शन में हम लोग क्या करें, कैटलिस्ट ऐड कर दे। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, आपने पढ़ा भी है, हम जानते भी है कि कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, जो किसी रिएक्शन में बिना कंज्यूम हुए, है ना, अपने कंसंट्रेशन को बिना चेंज करे बगैर क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देते हैं, है ना। जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं उन्हें हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल आपने 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है और 12th के हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ा है कि जब हम लोग किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, तब हमें यहां पर हाइड्रोजन गैस के साथ साथ हमें यहां पर पैलेडियम या निकिल जैसे मेटल का यूज करना होता है। और यहां पर पैलेडियम या जो निकिल जो है मेटल जो है यहां पर कैटलिस्ट का काम करती है, क्योंकि इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस के कारण, इस कैटलिस्ट के कारण हाइड्रोजन की इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ में अटैच होने की, रिएक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से यहां पर पैलेडियम और निकल जो है कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से हमारी जो सेल्स होती है, हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, हमारी सेल या बायोलॉजिकल सिस्टम में जो केमिकल रिएक्शन रेगुलर हो रही है, मान लीजिए ए और बी टू रिएक्टेंट्स है, ये ए और बी टू रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करके सी प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन ये रिएक्शन की रेट और ज्यादा तेज हो जाएगी यदि हम यहां पर सुटेबल कैटलिस्ट ऐड करेंगे। तो
बायोलॉजिकल सिस्टम में जो कैटलिस्ट होते हैं उन्हें हम लोग बायो कैटलिस्ट या एंजाइम्स कहते हैं, है ना। तो यहां पर जो बायोलॉजिकल सिस्टम में, यानी जहां पर बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, ऐसे बायोलॉजिकल सिस्टम में जो कैटलिस्ट होते हैं उन्हें हम लोग जनरली बायो कैटलिस्ट कहते हैं। वी कॉल देम बायो कैटलिस्ट या वी कॉल देम व्हाट, एंजाइम्स। These are what? These are enzymes. तो enzymes ultimately क्या है? We can say that the enzymes are what? Enzymes are biocatalysts. Enzymes are the substances that participate in any biological reaction or biochemical reaction and alter the rate of reaction. इस तरीके से जो एंजाइम होते हैं उनके कारण प्रोडक्ट जो है इसका बनने की जो रेट है वो कम भी हो सकती है और कई बार ज्यादा भी हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एंजाइम एंड द नेचर ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके से यदि हम कहें तो हमारे बॉडी में जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रही है, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है, उन बायोकेमिकल रिएक्शन जो है उसमें अल्टीमेटली जो रोल जो प्ले कर रहे हैं उसमें एंजाइम्स का बहुत मेजर रोल होता है ना। तो ये एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए क्या है, ये एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए बहुत जरूरी होती है। तो अब ड्रग का एंजाइम से क्या लेना देना, या ड्रग एंजाइम के साथ में किस तरीके से काम करती है, आइए अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो ड्रग है, ड्रग क्या करती है, इन एंजाइम्स के एक्शन में इंटरफेयर करना चालू कर देती है ना। तो किस तरीके से ड्रग इन एंजाइम्स के रोल को कम करती है या इन एंजाइम्स के एक्शन में इंटरफेयर करके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, उसको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि फीवर, जैसे हमने अभी बात भी की कि जब भी कोई भी डिजीज होती है या इलनेस होती है तो लगभग सभी डिजीज का जो प्राइमरी जो सिम्टम होता है वो कहीं ना कहीं फीवर होता है ना। हम जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी में खासकर यदि हम ब्रेन की बात करें, और ब्रेन में भी यदि हम लोग हाइपोथैलेमस की यदि हम लोग बात करें, तो ब्रेन में जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जो नॉर्मल इंडिविजुअल है, हेल्दी इंडिविजुअल है, यदि हम उसके बॉडी का टेम्परेचर यदि मेजर करें तो हम जानते हैं दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है ना। प्लस माइनस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट जो आइडियली है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है उसमें एक थर्मोस्टेट जैसा काम करता है, जिसके कारण से हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। लेकिन मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो गया, तो हम जानते हैं कि जो इन्फेक्शन है मोस्टली बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं। इस बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण क्या होता है, हमारी जो जनरल जो सेल्स होती है, इन सेल्स को नुकसान पहुंचता है, सेल इंजर्ड होती है, और वहां पर डिफरेंट बायोकेमिकल पाथवे के कारण एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है कॉक्स। यहां पर क्या हुआ, एक एंजाइम बना। ये जो कॉक्स है, ये कॉक्स क्या है, कॉक्स एक एंजाइम है। इस एंजाइम का क्या रोल है, ये जो कॉक्स जो एंजाइम है वो वहां पर क्या करता है, वहां पर एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है अरेकिडोनिक एसिड। हमारे सेल में एक केमिकल बनता है जिसका नाम है अरेकिडोनिक एसिड, और अरेकिडोनिक एसिड पर जब ये कॉक्स जो एंजाइम है ये अपना रोल प्ले करेगा, अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा या एज ए कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगा, तब ये अरेकिडोनिक एसिड वहां पर प्रोस्टाग्लैंडिन एक केमिकल बनाते हैं। वहां पर एक क्या है, एक केमिकल बनेगा जिसका नाम होगा प्रोस्टाग्लैंडिन। अब
ये प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लड के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुंचता है और वहां पर वो जो हमारा थर्मोस्टेट है, जो कि ब्रेन का वो पार्ट जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, वो पार्ट डिस्टर्ब होना चालू हो जाएगा। उस पार्ट की एक्टिविटी अल्टर हो जाएगी, उस पार्ट का रोल धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, फीवर, यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना चालू हो गया, है ना। फिर से एक बार हम लोग समझते हैं, शायद ये जो केमिकल्स के जो नेम है ये आपके लिए नए होंगे, आप याद नहीं रख पाओगे पहली बार में, इसीलिए शायद इतनी इंटरेस्टिंग बात में भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं फिर से एक बार मैं बता रहा हूं। बहुत ही सिंपल कि जब भी हमें इन्फेक्शन होता है तो जब भी हमें इन्फेक्शन होता है तो जनरली इन्फेक्शन के पीछे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं और साथ में वायरसेस भी हो सकते हैं। तो जब इन्फेक्शन होता है तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे बॉडी के अंदर पहुंचते हैं तो हमारी सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, और इसी सेल्स के नुकसान पहुंचने के कारण अल्टीमेटली क्या होता है, फीवर होता है ना। अब ये फीवर क्यों हो रहा है, पहले हम इसको समझते हैं। फीवर क्यों हो रहा है, क्योंकि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण सेल्स को नुकसान हुआ। जब सेल्स को नुकसान होता है तब वहां पर एक एंजाइम बनता है जिसका नाम है कॉक्स, साइक्लोक्सिजनेज, इसका फुल फॉर्म है साइक्लोक्सिजनेज। ये जो कॉक्स जो है, ये जब एंजाइम बनता है उसी समय वहीं पर हमारे सेल्स में एक दूसरा केमिकल और बनता है जिसका नाम है अरेकिडोनिक एसिड। ये जो कॉक्स जो एंजाइम है, ये कॉक्स एंजाइम इस अरेकिडोनिक एसिड को किस में कन्वर्ट करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन में। हमने पढ़ा है अभी कि जो एंजाइम होते हैं वो कैटलिस्ट का काम करते हैं, तो वहां पर जो अरेकिडोनिक एसिड है वो इस कॉक्स एंजाइम के प्रेजेंस में प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट होना चालू हो जाएंगे। और जब प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा बनेगा तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लड के थ्रू अल्टीमेटली कहां पहुंचता है, हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, और ब्रेन में पहुंचने पर ये वहां पर जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है, थर्मो का मतलब है टेम्परेचर, रेगुलेटरी यानी रेगुलेट करने वाला, हमारे ब्रेन में जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है उसको डिस्टर्ब कर देगा। जब हमारा थर्मो रेगुलेटरी सेंटर डिस्टर्ब हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना चालू होगा, और जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना चालू होगा तो वी फील फीवरिश, हमें फीवर जैसा महसूस होना चालू हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया के इंफेक्शन के कारण या माइक्रोब्स के इंफेक्शन के कारण फीवर आ गया, है ना। अब जब हम लोग फीवर की कोई मेडिसिन लेते, फॉर एग्जांपल वी टेक अ पैरासिटामोल, है ना। जब हम लोग पैरासिटामोल मेडिसिन को कंज्यूम करेंगे या खाते हैं तो पैरासिटामोल जब हमारे ब्लड में पहुंचती है तो ब्लड में पहुंचने के बाद में ये क्या करती है, ये देखिए अल्टीमेटली यहां पर जो कल्प्रिट है वो ये एंजाइम है जिसका नाम है कॉक्स। तो पैरासिटामोल क्या करेगी, इस कॉक्स को क्या करेगी, इस कॉक्स को ब्लॉक कर देगी। जो एंजाइम है उसके साथ में क्या किया, उसके साथ में इंटरफेरेंस करना चालू कर दिया, इस कॉक्स की एक्टिविटी को कम करना चालू कर दिया। तो जब यहां पर कॉक्स अपना काम नहीं कर पाएगा तो अरेकिडोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि आपके ब्रेन के थर्मो रेगुलेटरी सेंटर को डिस्टर्ब कर रहा था, अब क्या होगा, वो सही होना चालू हो जाएगा, वो नॉर्मल होना चालू हो जाएगा। और जैसे ही थर्मो रेगुलेटरी सेंटर अपना फुल फंक्शन करना चालू करेगा, नॉर्मली काम करना चालू करेगा, तो जो फीवर है वो धीरे धीरे क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर वो मेंटेन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहां पर जो पैरासिटामोल के एक्शन को आप समझ गए होंगे कि जब भी आपको कभी अब फीवर आएगा तो आप पैरासिटामोल जब आप खाओगे तो इस एक्शन को इमेजिन करने की कोशिश करना कि पैरासिटामोल के खाने के साथ ही आपके बॉडी में क्या हुआ, कि फीवर का कारण कॉक्स एंजाइम का बनना, और फीवर के कम होने का कारण जो पैरासिटामोल है उसने क्या किया, उस एंजाइम को के काम करने को बंद कर दिया। तो इस तरीके से जो ड्रग है वो एंजाइम को के साथ में इंटरफेयर करके क्या करती है, इंटरफेयर करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। तो ये तो जनरल वे में बात की। अब हम लोग इसको मॉलिक्यूलर लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ड्रग है ये एंजाइम के साथ में किस तरीके से इंटरफेयर करती है।
अरे बड़े, क्या पढ़ रहा है तू? यार छोटे, किसी ने सही कहा है कि बस इरादे बुलंद होने चाहिए। पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूँ। वो कैसे? अरे हैंडपंप से। अबे मस्ती कम कर, स्टेक पर पढ़ाई कर। सो नाउ वी सी कि जो एंजाइम के साथ में ड्रग किस तरीके से काम करती है या एंजाइम को किस तरीके से ब्लॉक करती है। तो हम लोगों ने जो है एंजाइम के बारे में पहले पढ़ा है और एंजाइम के बारे में एक थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है जिसे हम लोग कहते हैं लॉक एंड की थ्योरी, है ना। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है कि हाउ एंजाइम वर्क्स। तो इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जो एंजाइम होते हैं उनको हम लोग यहां पर एक 3D स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं यहां पर कि एंजाइम किस तरीके के होते हैं, किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होता है या किस तरीके से हम समझने के लिए उनके स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। कि सपोज ये एक एंजाइम है, इस तरीके से ये एक एंजाइम है, यहां पर ये जो सर्कुलर पार्ट है, इस सर्कुलर पार्ट को हम लोग कहते हैं एक्टिव साइट। यहां पर कहेंगे इसे हम लोग एक्टिव साइट। अब इस एक्टिव साइट पर क्या आकर अटैच होता है? इस एक्टिव साइट पर आकर अटैच होगा, मान लीजिए ये सबस्ट्रेट है। ये क्या है? सबस्ट्रेट। ये क्या है? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होते हैं, है ना। अभी हमने देखा था कि सपोज यदि हम लोग कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी बना रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ई, तो ई हो गया एंजाइम और ये जो ए और बी है इन्हें हम लोग कहेंगे सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट, है ना। तो ये जो एंजाइम जो है, इस एंजाइम की ये एक्टिव साइट जो है, यहां पर ये जो सबस्ट्रेट है, ये देखिए ये जो सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल टाइप का ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट का ये जो स्ट्रक्चर है ये यहां पर आकर इस तरीके से फिट हो जाएगा, है ना। इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है क्या होगा, ये एंजाइम के एक्टिव साइट पर आकर फिट होगा। जैसे ही ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के एक्टिव साइट पर आकर फिट होता है, यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी से जुड़ी हुई दूसरी चीजें होगी और यहां पर क्या होगा, यहां पर रिएक्शन होगी और यहां पर रिएक्शन होने के साथ में ही यहां पर क्या होगा, यहां पर हमें प्रोडक्ट मिलेगा और प्रोडक्ट के साथ में यहां पर जो आपका जो एंजाइम है, ये एंजाइम एज सच हमें मिल जाएगा ना। एंजाइम में कोई चेंज नहीं होता, एंजाइम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता है, इसीलिए तो हम उन्हें एंजाइम कहते हैं, है ना। क्लियर हो गया है एक बार फिर कि लॉक एंड की थ्योरी क्या कहती है कि एज पर द लॉक एंड की थ्योरी जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं और उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर वाला जो सबस्ट्रेट है वो आकर फिट होगा। जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम से आकर फिट होगा, वहां पर एक्शन रिएक्शन होगा और एट द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन वी विल गेट अ प्रोडक्ट और साथ में एंजाइम आपको अलग मिल जाएगा। तो इस तरीके से हर एंजाइम की क्या होती है, हर एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है। अब ड्रग क्या करती है, उसको कैसे काम करती है, अब उसे हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। कि अभी हमने देखा कि यहां पर यह हमारा एंजाइम था, इस एंजाइम पर ये जो साइट है, इस साइट को हम लोगों ने एक्टिव साइट कहा। दिस इज अ एक्टिव साइट। जो हमारा जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है जो कि यहां पर फिट हो सकता है, लेकिन साथ में जो हमारी जो ड्रग है, ड्रग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। जो ड्रग है, ड्रग का स्ट्रक्चर ये हो गया आपका सबस्ट्रेट, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सबस्ट्रेट, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारी ड्रग, है ना। तो क्या हुआ, इस सबस्ट्रेट को यहां पर बाइंड होना चाहिए। यदि ये सबस्ट्रेट यहां पर बाइंड होगा तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी, लेकिन इस सबस्ट्रेट के बाइंड होने के पहले ही ये जो ड्रग है, ड्रग यहां पर पहुंची और ड्रग यहां पर पहुंचकर ये जो एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट के साथ में ऑक्यूपाई हो, इस एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लिया, इस एक्टिव साइट के साथ में क्या कर लिया,
यहां पर जो है फिजिकल बॉन्ड बना लिया, जैसे वंडरवाल फोर्स हो गया, यहां पे डायपोल डायपोल मूवमेंट हो गया। इस तरीके के जो वीक फोर्सेस होते हैं, कई बार ऑर्गेनिक बॉन्ड भी बनते हैं। इस तरीके से यहां पर डिफरेंट टाइप के जो बॉन्ड है वो यहां पर बनते हैं, और यहां पर जो ड्रग जो है इसने इस एंजाइम की एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लिया, इस एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया। अब जब एंजाइम की इस एक्टिव साइट के जगह पे ड्रग है, तो क्या यह सबस्ट्रेट यहां पर आकर बाइंड हो सकता है? क्या नहीं होगा। जब सबस्ट्रेट यहां पर आकर बाइंड नहीं होगा तो यह सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और जब प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो क्या होगा, वहां पर उस प्रोडक्ट के बनने के कारण जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था वो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, हमने समझा था कि जो कॉक्स है, हमने समझा था अभी थोड़ी देर पहले कि कॉक्स क्या करता है, जो अरेकिडोनिक एसिड है ना, जो अरेकिडोनिक एसिड है, इस अरेकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट करता है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे बॉडी में फीवर को इंक्रीज करता है या फीवर बढ़ाता है ना। तो यहां पर क्या हुआ कि जब हम लोग पैरासिटामोल लेते हैं, तो पैरासिटामोल ने क्या किया, पैरासिटामोल ने इस कॉक्स जो कि एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दिया। जब इस कॉक्स की एक्टिव साइट ब्लॉक हो गई तो अरेकिडोनिक एसिड यानी जो आपका सबस्ट्रेट है वो एंजाइम से बाइंड नहीं हो पाएगा, और जब सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड नहीं होगा तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट यानी प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बना तो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे ब्रेन में जाकर थर्मोरेगुलेटरी सेंटर को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, और एट द रिजल्ट फीवर विल बी डाउन, यानी जो फीवर है उससे हमें आराम मिलना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से जितनी भी ऐसी ड्रग जो एंजाइम्स के थ्रू काम करती है वो जनरली ऐसे ही काम करती है ना, कि जनरली ड्रग क्या करती है, ड्रग जो है एक्टिव साइट पर जाकर बाइंड हो जाती है, जहां पर सबस्ट्रेट को बाइंड होना चाहिए वहां पर जाकर बाइंड हो जाती है, तो इस तरीके से वो एंजाइम को ब्लॉक करती। यदि ड्रग और सबस्ट्रेट एक ही साइट पर जाकर बाइंड हो रही है तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक प्रकार से कंपटीशन होगा। सबस्ट्रेट कोशिश करेगा यहां पर बाइंड होने की, लेकिन इसके पहले ड्रग जाकर बाइंड हो जाएगी। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है ना। तो यदि दोनों सबस्ट्रेट और ड्रग एक ही साइट के लिए लड़ाई कर रही है, एक ही साइट के लिए कंपटीशन कर रही है, तब हम लोग इस तरीके से ऐसी ड्रग को हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। वी कॉल देम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। What we call them? We call them competitive inhibitor. तो ये टर्म याद रखना। So what is the competitive inhibitor? At the active site of the enzyme are called the competitive inhibitor. ऐसी ड्रग जो कि सबस्ट्रेट के साथ में कंपटीशन करती है, और किसके लिए कंपटीशन करती है, एंजाइम के एक्टिव साइट पर बाइंड होने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। तो ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, इस कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर टर्म को आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और टाइप है, एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट होती है जिसे हम लोग कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। तो आइए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एलोस्टेरिक साइट क्या होती है और ड्रग एलोस्टेरिक साइट से बाइंड होकर क्या करती है। तो आइए अब हम लोग एलोस्टेरिक साइट को समझने की कोशिश करें। दिस इज एन एंजाइम। ये क्या है, ये एंजाइम है। ओके, ये जो साइट है दैट इज कॉल्ड द एक्टिव साइट। हम इसे क्या कह रहे हैं, एक्टिव साइट कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं इसे एक्टिव साइट, बिकॉज यहां पर ये जो हमारा जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट विल कम एंड बाइंड टू दिस साइट एंड रिएक्शन टेक प्लेस। इस तरीके से सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट से आकर बाइंड होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो एंजाइम्स होते हैं, इन एंजाइम पर कुछ और भी साइट्स होती है, जैसे यहां पर ये वाली साइट है। तो इस साइट को हम लोग एलोस्टेरिक साइट कहेंगे। क्यों कहेंगे उसको हम लोग समझते हैं। क्यों, क्योंकि जो ड्रग है, ड्रग का शेप ऐसा है, जो ड्रग मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ड्रग मॉलिक्यूल का शेप कैसा है, ऐसा है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ड्रग
एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड नहीं होती, बल्कि कुछ ड्रग यहां पर एंजाइम पर जो दूसरी जो साइट होती है उन साइट से जाकर बाइंड होती है। जब ये ड्रग इस एलोस्टेरिक साइट से जाकर बाइंड होगी तो क्या करेगी? जब ड्रग इस एलोस्टेरिक साइट से जाकर बाइंड होगी तो ड्रग इस एंजाइम का जो शेप है, ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम के शेप को क्या करेगी? इस एंजाइम के शेप को चेंज कर देगी। देखिए यहां पर जो एंजाइम का जो एक्टिव साइट था उसका जो शेप था ऐसा हेमिस्फीयर जैसा था, सर्कुलर था। लेकिन यहां पर जैसे ही ड्रग इस एलोस्टेरिक साइट से आकर बाइंड हुई, इस ड्रग ने इस एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है उसको अल्टर कर दिया, उसको चेंज कर दिया। और जब स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो स्ट्रक्चर कैसा चेंज हुआ? यहां पर जो एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट का जो शेप है वो वी टाइप का हो गया। तो क्या ये स्फेरिकल टाइप का जो सबस्ट्रेट है वो यहां पर वी टाइप के साइट पर जाकर अटैच हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। और जब ये जब सबस्ट्रेट इस तरह के एंजाइम से जाकर बाइंड नहीं हो पाएगा तो वहां पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और जब प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो उस प्रोडक्ट के बनने के कारण हमारे बॉडी में जो प्रॉब्लम हो रही थी, हमारे बॉडी की जो फंक्शन है उसमें जो चेंज हो रहे थे, वो सब कम होना चालू हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमें ध्यान रखना है कि जो ड्रग है एंजाइम पे दो जगह जाकर बाइंड होती है। जब ड्रग एक्टिव साइट से आकर बाइंड होती है तब हम ड्रग को कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। लेकिन यहां पर कई बार ऐसा होता है कि ड्रग एंजाइम के एक्टिव साइट के अलावा ऐसे साइट जिन्हें हम लोग एलोस्टेरिक साइट कहते हैं वहां पर जाकर बाइंड होती है। और जब भी ड्रग एलोस्टेरिक साइट से जाकर बाइंड होगी तो एंजाइम के शेप यानी एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसको चेंज करेगी। और जब वो चेंज होगा तो उसके कारण जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा। और जब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा तो क्या होगा? प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जो अभी हम लोगों ने समझा उसको यदि हम लोग समराइज करें, यदि नोट्स बनाने के हिसाब से यदि हम लोग उसको समराइज करें तो हम लोग कैसे कर सकते हैं कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ड्रग एक्शन थ्रू एंजाइम, है ना। तो ड्रग जो है, ड्रग एक्शन थ्रू एंजाइम्स। तो यहां पर हम लोग इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स क्या है? बायो कैटलिस्ट है। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। दे रेगुलेट different biochemical processes. Okay, any alteration in these processes leads to illness. Okay, any alteration in these processes leads to illness. इन एंजाइम्स के एक्शन के कम या ज्यादा हो जाने से जो प्रोडक्ट बनेगा उसके कम या ज्यादा हो जाने से हमारे बॉडी की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो अल्टर होना चालू हो जाएगी और उसके कारण से इलनेस होना चालू हो जाएगी, है ना। these enzymes have a specific structure for each substrate. हम जानते हैं कि हर सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग और स्पेसिफिक एंजाइम होता है. Enzymes have active site to which substrate bind and
रिएक्शन प्रोसीड। ओके, इस तरीके से जो एक्टिव साइट होती है उस पर सबस्ट्रेट बाइंड होता है और रिएक्शन प्रोसीड होती है। फिर हम जानते हैं कि ड्रग बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑन एंजाइम, एक्टिव साइट ऑन एंजाइम, ड्रग बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑन एंजाइम and inhibit binding of substrate। क्या हो रहा है वहां पर कि एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है वहां पर ड्रग बाइंड हो जाएगी और इसके साथ में क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट है वो अब साइट पे बाइंड नहीं हो पाएगा। सो ड्रग बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑन एंजाइम एंड इनहिबिट बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। सो इस तरीके से जब ड्रग एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड होती है तो वहां पर कहीं ना कहीं सबस्ट्रेट और एंजाइम जो है दोनों में सबस्ट्रेट और ड्रग दोनों में कंपटीशन होता है, इसीलिए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। इसके अलावा फिर हमने ये भी समझा था कि एलोस्टेरिक साइट क्या होती। तो इस तरीके से यदि हम लोग देखें तो जनरली जो ड्रग है वो एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड होकर, यदि हम नटशेल में पूरे इसको उसको समराइज करें या यदि आपको एक लाइन में किसी को समझाना है कि ड्रग कैसे काम करती है एंजाइम के साथ में, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम पर एक्टिव साइट होती है जहां पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड होते हैं और रिएक्शन प्रोसीड होती है और प्रोडक्ट बनता है। यदि इन एक्टिव साइट की जगह पर आकर यदि ड्रग बाइंड हो जाएगी तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा, और जब सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी, तो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, है ना। दूसरा कि कई बार ऐसा होता है कि एंजाइम जो है, एंजाइम की ये इस एक्टिव साइट के अलावा और भी दूसरी साइट्स होती है जिन्हें एलोस्टेरिक साइट्स कहते हैं, और इन एलोस्टेरिक साइट्स पर जब हम ड्रग को, इन एलोस्टेरिक साइट से जब ड्रग बाइंड होती है तो ये जो एक्टिव साइट है इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जब स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो भी सबस्ट्रेट इससे बाइंड नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से जो है ड्रग एंजाइम को ब्लॉक करके, या कई बार कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो एंजाइम के एक्शन को प्रमोट करके जो है अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो जब आप डिटेल में यदि आप जाते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो फार्माकोलॉजी है वो एक्सटेंसिव सब्जेक्ट है। ये एंजाइम के अंदर यदि हम लोग पढ़ना चाहे तो आप यकीन नहीं करेंगे, जो है घंटों हम लोग केवल एंजाइम, उनके स्ट्रक्चर, ड्रग, उनका शेप, डॉकिंग और ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां पर हमारा जो उद्देश्य जो है वो क्या है, केवल एक जनरल तरीके से ये समझना कि ड्रग एंजाइम के साथ में कैसे काम करती है। अब एंजाइम के अलावा दूसरा जो है, दूसरी टारगेट होते हैं जिस पे ड्रग जाकर काम करती है, और उन टारगेट को कहते हैं रिसेप्टर। तो आइए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं और ड्रग किस तरीके से रिसेप्टर से बाइंड होकर काम करती है। सो नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर रिसेप्टर्स, है ना। हम जानते हैं कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ द सेल्स, और हम जानते हैं कि जो सेल है दैट इज अ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और हमारे बॉडी में जो है वेरियस टाइप की, है ना, वेरियस टाइप्स की सेल्स है। और ये जो वेरियस टाइप्स क्या है कि हम जानते हैं हमारे बॉडी में मस्कुलर सेल है, हमारे बॉडी में ब्लड सेल्स है, हमारे बॉडी में न्यूरॉन है, और इस तरीके से देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सेल। हर सेल का जो स्ट्रक्चर है, यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है हर सेल का, मतलब डिफरेंट टाइप के सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, दैट वैरी, है ना। वो क्या है, उसमें वेरिएशन होता है। ऐसा वेरिएशन क्यों होता है, क्योंकि ये जो सेल है, इस सेल की सबसे आउटर जो मेम्ब्रेन है उसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये आप लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना। और ये जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होता है,
उसमें क्या होता है, फॉस्फोस। जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है, लिपिड की डबल लेयर से मिलकर बनी होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ द बाइलेयर, मतलब फॉस्फो बाइलेयर है ना, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, डबल लेयर से मिलकर बनी हुई है। तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ द फॉस्फोलिपिड। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में जो है प्रोटीन भी होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन भी होते हैं, और जो स्पेसिफिक टाइप के जो प्रोटीन होते हैं उन स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन को हम लोग रिसेप्टर कहते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन, बट कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल देम अ रिसेप्टर। तो इस तरीके से आइए हम लोग रिसेप्टर के फंक्शनिंग को समझने की कोशिश करते हैं एक डायग्राम के थ्रू, कि किस तरीके से जो रिसेप्टर है वो काम करते हैं, है ना। तो यहां पर क्या होता है कि मान लीजिए यहां पर मान लीजिए ये जो है हमारी सेल है, ये सेल का हम लोगों ने एक जनरल स्ट्रक्चर बना दिया है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहां पर जो दूसरे ऑर्गेनेल्स है, इस तरीके से ये सेल है। यदि हम यहां पर इस छोटे से पार्ट, जो सेल मेम्ब्रेन का जो छोटा सा पार्ट है, इसको यदि हम लोग ड्रॉ करें तो हमें देखने के लिए मिलेगा कि इसको जब हम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं कि यहां पर जो डबल लेयर है, इस तरीके से जो डबल लेयर है, ये डबल लेयर लिपिड की डबल लेयर है। यहां पर हम ये जो 2 लेयर्स हम लोग बना रहे हैं, ये 2 लेयर्स किसकी है, ये 2 लेयर किसकी है, लिपिड की बनी हुई है। और बीच में यहां पर इस तरीके का जो बड़ा मॉलिक्यूल है, इस बड़े मॉलिक्यूल जो है ये है प्रोटीन। ये क्या है, ये प्रोटीन है, लेकिन ये स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन है, और स्पेसिफिक टाइप का जो प्रोटीन है इसे हम लोग कह रहे हैं रिसेप्टर। वी आर कॉलिंग देम अ रिसेप्टर। अब इसे हम लोग रिसेप्टर क्यों कह रहे हैं, रिसेप्टर का जनरल मतलब होता है समथिंग दैट इज एबल टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाला, इंफॉर्मेशन या मैसेज को रिसीव करने वाला क्या कहलाता है, रिसेप्टर कहलाता है। तो ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन की क्या खास बात है कि इट इज कैपेबल टू रिसीव सर्टेन काइंड ऑफ मैसेजेस, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम अ रिसेप्टर। तो इस तरीके से जो प्रोटीन है इसे हम लोग रिसेप्टर क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट इज एबल टू रिसीव सम इंफॉर्मेशन। ओके, अब ये इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है, हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे बॉडी में जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन डिफरेंट टाइप से ट्रैवल करती है, डिफरेंट टाइप से ट्रांसमिट होती है। और इस इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करने का जो सबसे कॉमन जो तरीका है, या जिस फॉर्म में हमारे बॉडी में जो इंफॉर्मेशन वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर होती है, वो ट्रांसफर होती है केमिकल्स के थ्रू। किसके थ्रू, केमिकल्स के थ्रू, है ना। केमिकल्स के थ्रू ही हमारे बॉडी में इंफॉर्मेशन वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर कॉमनली ट्रांसफर होती है। तो ऐसे केमिकल जो कुछ इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखते हैं, या इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या जिनके पास में कोई इंफॉर्मेशन होती है, उन इंफॉर्मेशन को होल्ड करने वाले केमिकल को हम लोग केमिकल मैसेंजर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम अ केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है यहां पर कि सेल मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन होते हैं, उन्हें हम लोग रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर किन प्रोटीन्स को कहते हैं, ऐसे प्रोटीन जो क्या है, दे आर एबल टू रिसीव सम इंफॉर्मेशन, जिनमें इंफॉर्मेशन को रिसीव करने की कैपेसिटी होती है, उसे हम लोग रिसेप्टर्स कह रहे हैं। अब ये कैसी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, तो हमारे बॉडी में जनरली जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में केमिकल्स के थ्रू ट्रैवल करती है। तो ऐसे केमिकल जो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उन्हें हम लोग केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं। तो ये जो केमिकल मैसेंजर है, ये केमिकल मैसेंजर की सबसे खास बात ये होती है कि ये भी साइज और शेप में स्पेसिफिक होता है। ये जो केमिकल मैसेंजर है, ये भी साइज और शेप में स्पेसिफिक है। मान लीजिए ये जो सेल है, इसके बाजू में एक और रिसेप्टर है, लेकिन ये जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर का जो
शेप है यदि हम देखें तो वो कैसा है, इस तरीके से ये जो रिसीव करने वाली जो साइट है उसका जो शेप कैसा है, मान लीजिए सर्कुलर टाइप का है, कर्व्ड है ये, है ना। लेकिन इसका जो शेप है कैसा है, मान लीजिए कैसा है, कोन लाइक है, ट्राइंगल है ना। तो ये जो रिसेप्टर है ये रिसेप्टर भी स्पेसिफिक होते हैं और ये जो केमिकल मैसेंजर है ये भी स्पेसिफिक होते हैं। तो यहां पर ये जो केमिकल मैसेंजर है मान लीजिए किस शेप का है, ये इसका जो शेप है वो कैसा है, वो ट्राइंगल जैसा है। तो इस रिसेप्टर जिसका जो शेप है ये भी ट्राइंगल को ग्रास्प करने के लिए कैपेबल है, ये यहां पर इजीली क्या हो जाएगा, इसमें फिट हो जाएगा। लेकिन ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल इस कर्व्ड स्पेस में प्रॉपरली फिट नहीं होगा। क्लियर हो रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हर रिसेप्टर के लिए, हर पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए जो केमिकल मैसेंजर होते हैं ये केमिकल मैसेंजर स्पेसिफिक होते हैं। दीज आर साइट स्पेसिफिक, दीज आर शेप स्पेसिफिक, दीज आर फंक्शन स्पेसिफिक। हमेशा एक पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए एक पर्टिकुलर केमिकल मैसेंजर हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से यहां पर ये केमिकल मैसेंजर है। तो जब ये केमिकल मैसेंजर, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, जैसे ही ये केमिकल मैसेंजर अपने स्पेसिफिक साइट पर आकर बाइंड होता है, तब क्या होता है, तब यहां पर जैसे ही ये केमिकल मैसेंजर इस रिसेप्टर से आकर बाइंड होगा, यहां पर कुछ मॉलिक्यूलर लेवल पर एनर्जी चेंज होती है ना। तो उतने डिटेल में हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जैसे ही ये यहां पर आकर बाइंड होगा तो यहां पर जो है इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल में कुछ एनर्जी चेंज होगी, और एनर्जी चेंज होने के बाद में इट प्रोड्यूसेस अनदर केमिकल मैसेंजर। ये क्या करता है, एक और केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस करता है। कौन, ये वाला प्रोटीन। तो ये वाला जो केमिकल मैसेंजर है इसे हम लोग प्राइमरी केमिकल मैसेंजर कहते हैं, और ऐसे केमिकल मैसेंजर जो कि रिसेप्टर प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो प्रोटीन है वो प्रोड्यूस कर रहा है प्राइमरी केमिकल मैसेंजर के कारण, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर कर रहे हैं। उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो अपने डे टू डे लाइफ का, प्राइमरी मैसेंजर और सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर को, कि फॉर एग्जांपल आपको अपने प्रिंसिपल जो है उनसे मिलना है या प्रिंसिपल तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, तो आप अपने क्लास से निकलकर कहां गए, प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर गए। पर प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर आप जानते हो कि हमेशा प्यून होता है ना। क्या हुआ, हमेशा क्या होता है, प्यून होता है। तो आप जैसे ही वहां पर गए तो वहां पर क्या हुआ, प्यून ने कहा कि सर बिजी है, आपको यदि कोई मैसेज देना है तो आप मुझे मैसेज दे दीजिए, मैं प्रिंसिपल सर तक अपना मैसेज पहुंचा दूंगा। क्लियर हो रहा। तो आपके पास में जो इंफॉर्मेशन है या जो बात कहना चाहते हो, आपने अपनी बात किसे बताई, प्यून को बताई। तो यहां पर क्या हुआ, यू आर अ फर्स्ट मैसेंजर। यू आर व्हाट, यू आर अ फर्स्ट मैसेंजर। ठीक है, यानी सेल के बाहर तक इंफॉर्मेशन कैरी करने वाले मैसेंजर को प्राइमरी मैसेंजर कहते हैं। क्लियर। अब वो जो प्यून है, उस प्यून ने आपके मैसेज को कहां तक ले गया, प्रिंसिपल सर तक ले गया। तो प्रिंसिपल सर तक यानी कैबिन के अंदर यानी सेल के अंदर मैसेज को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम लोग सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर्स कहते हैं। व्हाट वी कॉल देम अ सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर। तो क्या हुआ, यहां पर प्यून जो है, उस प्यून ने अपनी इंफॉर्मेशन जो है प्रिंसिपल, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रिंसिपल सर तक पहुंचा दी। तो इस तरीके से अब आप ये मानिए कि नाउ दिस इज अ ड्रग, नाउ दिस इज व्हाट, नाउ दिस इज अ ड्रग। तो ड्रग, जब भी हम मेडिसिन खाते हैं तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जो कि रिसेप्टर के थ्रू ही काम करती है, वो एंजाइम के थ्रू काम नहीं करती, वो रिसेप्टर्स के थ्रू ही काम करती है। तो ऐसी ड्रग जब रिसेप्टर से आकर बाइंड होती है तो यहां पर ड्रग को जनरली हम लोग प्राइमरी मैसेंजर कहते हैं। जैसे ही ड्रग इस रिसेप्टर से बाइंड होगी, यहां पर
केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस हो गए और वहां पर सेकेंडरी मैसेंजर जो हो गए, ये सेकेंडरी मैसेंजर इस इंफॉर्मेशन को आगे तक पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से जो ड्रग है रिसेप्टर से काम करते। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या करता होगा। तो मान लीजिए कि जैसे ही जो ड्रग है यहां पर रिसेप्टर से आकर बाइंड हुई, यहां पर सेल के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर जो है, सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिव हुआ। इस सेकेंडरी मैसेंजर ने मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचा दी। अब माइटोकॉन्ड्रिया का क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अपने केमिकल रिएक्शन को फास्ट करेगा या स्लो करेगा। अब केमिकल रिएक्शन फास्ट या स्लो होगी तो उन प्रोडक्ट के बनने या कम बनने के कारण हमारे बॉडी में वैसा फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन होना चालू हो जाएगा। तो यहां पर ये जो ड्रग है केवल एक सेल तक नहीं इंफॉर्मेशन पहुंचा रही, बल्कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती है और ड्रग के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं। तो उन सारी सेल्स में इंफॉर्मेशन पहुंचेगी और वो सारी सेल एक साथ रिस्पॉन्ड करेगी। तो जो ग्रॉस इफेक्ट होगा दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इफेक्ट, है ना। आप यदि एक सेलुलर लेवल पे सोचेंगे तो लगेगा यार ये एक सेल क्या इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी या एक सेल के कारण क्या हमारे बॉडी में चेंज होगा। लेकिन आप उसको ग्रॉस लेवल पे सोचिए कि वी आर हैविंग अ मिलियंस ऑफ सेल। तो उन सारी मिलियंस ऑफ सेल जब एक साथ रिस्पॉन्ड करेगी तो हमें डिजायर्ड इफेक्ट मिलेगा। और ये डिजायर्ड इफेक्ट किसके कारण मिल रहा है, अल्टीमेटली हमारी ड्रग के कारण मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उन सेल्स पर अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं और इन अलग अलग रिसेप्टर से अलग अलग टाइप की ड्रग आकर बाइंड होती है। और जब ये ड्रग आकर बाइंड होती है तब ये रिसेप्टर अलग अलग टाइप के सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस करती है और सेकेंडरी मैसेंजर प्रिंसिपल तक अलग अलग इंफॉर्मेशन ले जाते हैं और अल्टीमेटली जो है प्रिंसिपल उन इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके क्या करेगा, एक्शन लेते हैं, है ना। जनरली ये डे टू डे लैंग्वेज में यदि हम लोग बात करें तो इस तरीके से हमें ये मानना है कि जो ड्रग है वो क्या करते हैं, ड्रग जो है रिसेप्टर के थ्रू एक्शन करते हैं। अब यहां पर दो टर्म है, वो दो टर्म हमें बहुत जरूरी है समझना। एक जिसे हम लोग कहते हैं एगोनिस्ट और दूसरा कहलाता है एंटागोनिस्ट। तो यहां पर दो टर्म हमें समझना बहुत जरूरी है जिसे हम लोग कहते हैं एगोनिस्ट। पहला जो टर्म है वो है एगोनिस्ट और सेकंड जो टर्म है वी कॉल इट अ एंटागोनिस्ट। वी कॉल इट अ एंटागोनिस्ट। तो आइए अब हम लोग एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट टर्म जो है उसको समझने की कोशिश करते हैं।